तक देखा कि किस तरह से 13 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ये फैलकर गैलेक्सीज और तारामंडल का रूप लेने लगा। हमने देखा कि कैसे शुरुआत हुई एक मामूली से ग्रह पृथ्वी की और कैसे बना वो जीने के लायक। हमने उन वैज्ञानिकों की कहानी देखी जिन्होंने इन रहस्यों को समझने में हमारी मदद की। अब हम अपनी कहानी के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के जो आज तक के सबसे बड़े युद्ध थे उनमें एक था 17वीं शताब्दी यूरोप में लड़े जाने वाला 30 इयर्स वॉर। रिलीजन के नाम पर लड़े जाने वाले कई युद्धों में से ये एक था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में शुरू होने वाले इस युद्ध में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने जान से हाथ धोया और धीरे धीरे पूरे यूरोप को जला डाला। क्या रिश्ता है इसका हमारी ब्रह्मांड की कहानी से? क्या रिश्ता है इस युद्ध का मॉडर्न दुनिया से? आज हम देखेंगे। तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले एक रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसके नतीजे ये कायनात अस्तित्व में आ गई। ऊर्जा एलिमेंट्स में बदली जिनमें था एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन और 2 प्रोटॉन वाला हीलियम। ग्रेविटेशन के कारण ये आपस में टकराते गए और तारों के अंदर प्रोटॉन्स के जुड़ने से नए एलिमेंट्स बनने लगे। 6 प्रोटॉन वाला कार्बन, 7 वाला नाइट्रोजन, 8 वाला ऑक्सीजन, 15 वाला फास्फोरस। इस तरह 80 से ज्यादा एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। इंसानों ने धीरे धीरे इन्हें पहचानना शुरू किया। एक जर्मन साइंटिस्ट था हेनिक ब्रांड। उसे सोना ढूंढने का शौक था। उसने अपने पेशाब को जला के, सुखा के, उबाल के और न जाने क्या क्या करके एक जलती चमकती चीज ढूंढ निकाली। इसका नाम उसने फास्फोरस रखा। अब यही फास्फोरस हमें अपनी कहानी के अगले हिस्से में ले जाएगा। हमने ब्रह्मांड और पृथ्वी के बनने की कहानी तो देख ली। अब हम उससे भी एक महत्वपूर्ण कहानी सुनने जा रहे हैं। आखिर ब्रह्मांड और पृथ्वी से महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकता है? यकीनन एक ही सवाल हो सकता है और वो है जीवन क्या है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने ये विचार नहीं किया है। ये समझने की कोशिश इंसान लाखों साल से कर रहा है। अब तक इसको समझाने का काम रिलीजन और फिलॉसफी का था। आज तक दुनिया में जितनी तरह की सोसाइटीज थी, जितनी तरह के रिलीजन थे, वहां पर एक अलग कहानी फैली हुई थी। कैसे उनके भगवान ने इंसान और दूसरे जानवरों को बनाया, कैसे इंसान खास है। हम भी आज एक कहानी सुनाएंगे। आखिर हमारी कहानी उनसे अलग कैसी है? उसका बस यही जवाब है कि इस कहानी से जुड़े सारे आइडियाज को हम हर रोज चेक करते हैं। अगर एक भी आइडिया कहीं भी गलत साबित हो जाए तो हम उसे खारिज कर देते हैं। और ये आज तक के जितने बड़े सवाल थे उनको समझाने में सक्षम रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कहानी से जुड़े सारे आइडियाज़ को हमने पिछले 150 साल तक हर रोज़ चेक किया है, हर रोज़ टेस्ट किया है। इस तरह से हमारी कहानी उन कहानियों से अलग है। और कहानी ही नहीं, हम इनकी केमिकल गहराइयों को समझेंगे ताकि साइंस और साइंटिफिक अप्रोच के लिए हमारे दिल में कॉन्फिडेंस आए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किताबी ज्ञान कॉलेज और क्लासरूम तक ही सीमित रहता है। हमारी कोशिश है कि ये क्लासरूम और किताब से निकल के हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। कार्बन में 6 प्रोटॉन होने के कारण न्यूट्रल होने के लिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की दरकार है और फिजिक्स के कानून बताते हैं कि 6 में 2 इलेक्ट्रॉन निचले हिस्से में होंगे और 4 ऊपर के हिस्से में, जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेने में सक्षम है।
यही सजावट यानी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन को इतना खास बनाता है कि जीवन की कुंजी इसी में छुपी है। ये कार्बन इतना महत्वपूर्ण है कि हम कई बार लाइफ को कार्बन बेस्ड लाइफ कहते हैं। चार फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कार्बन में आपस में जुड़ के लंबे चेन बनाने की एक अद्भुत क्षमता है। इसे हम पॉलीमर कहते हैं और कार्बन से बने कंपाउंड्स की दुनिया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यही लंबे कार्बन चेन जब अलग अलग दूसरे कंपाउंड से मिलते हैं तो हम देखते हैं जीवित दुनिया जिनसे बनी है वो चीजें सजने लगती हैं। सीधे कार्बन चेन में जब पानी का टुकड़ा मिलता है तो हम देखते हैं ग्लूकोज या चीनी की तरह की चीजें बनती हैं। जब इनमें अमोनिया का हिस्सा मिलता है तो अमीनो एसिड और प्रोटीन बनते हैं जिनसे हमारा शरीर भी बना हुआ है। कभी इन लंबे कार्बन चेन से तेल बनता है तो कभी प्लास्टिक। ये एक कभी नहीं खत्म होने वाली फहरिस्त है। सीधी सी बात यह है कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसको समझने का दुनिया में एक ही जरिया है, वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की प्रपोज की हुई थ्योरी थी। आखिर क्या है ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और कौन था चार्ल्स डार्विन? अमीर घर से आने वाला चार्ल्स डार्विन उस जमाने के एक बड़े मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन ध्यान इसका बाहर के खूबसूरत नेचुरल वर्ल्ड में था। उसी दौरान वो एक शख्स से मिला जिसका नाम था जॉन एडमॉन्स्टन, जो एक ज़माने में गुलाम रह चुका था और साउथ अमेरिका के जंगलों को देख चुका था। शायद इसी ने डार्विन के अंदर में वो शौक पैदा किया कि मौका मिलते साथ वो अपनी डॉक्टरी छोड़ दुनिया देखने साउथ अमेरिका के जंगल चला गया। कहा जाता है कि इस दौरान गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने एक खास बात गौर की। उसने देखा कि वहां के हर द्वीप की जो चिड़िया थी वो एक दूसरे से अलग थी। हर चिड़िया की चोंच वहां के खास वातावरण के अनुकूल थी। शायद इसी से डार्विन को दुनिया के सबसे बड़े राज को समझने की प्रेरणा मिलने वाली थी। ये बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर कर गई थी कि दुनिया में जो इतने तरह के जीव जंतु हैं, इनको शायद ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुए हैं। खैर 5 साल की यात्रा पूरी हुई और डार्विन वापस इंग्लैंड आया। उस दौरान डार्विन ने माल्थस नाम के एक विचारक के लेख पढ़े जिसमें वो ऐसा इशारा कर रहा था कि इंसानों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसानों के अंदर एक बड़ा कंपटीशन होगा रिसोर्सेस के लिए, और जो फिट नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। इसी समय डार्विन ने कुछ और भी बात गौर की। वो ये कि उस जमाने में किसान अलग अलग नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग करते थे और खास नस्ल के कुत्तों को सेलेक्ट कर उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते थे। इसे वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते थे। अब ये अलग अलग विचार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। उसे लगा कि कोई है जो इन किसानों की तरह ही इस दुनिया के सारे जीव जंतु की सेलेक्टेड ब्रीडिंग कर रहा है। ये कोई और नहीं, खुद नेचर यानी प्रकृति है। इस प्रोसेस का नाम उसने इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रखा। डार्विन ने कहा कि हर ज्योग्राफी में जो रिसोर्स हैं वो सीमित हैं और जो भी जानवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब खाने के लिए वहाँ एक तरह का कंपटीशन होगा और जो सबसे फिट होंगे वही बचेंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यही कारण है दुनिया भर के पेड़ पौधे
और जानवरों की डाइवर्सिटी यानी विविधता का। ये सब बातें उसने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिख 1859 में छपवाई और धीरे धीरे ये विचार आम होने लगा। डार्विन के इस विचार में एक और खास बात थी, वो ये कि दुनिया के जितने जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके पूर्वज एक ही हैं। इस कड़ी में अगर हम पीछे जाएं तो शायद एक ऐसा सेल होगा जिसकी संतान पूरी दुनिया के जीव हैं। इसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लूका कहा गया। नेचुरल सिलेक्शन के कारण आज दुनिया इतनी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ से भरी हुई है और इस तरह से दुनिया से ईश्वर की जीवन रचना की कहानी जाती रही। ये आइडिया इतना बड़ा है कि ऐसा कहा जाता है कि वाकई में अगर कोई एलियंस होंगे जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और वो कभी धरती पर आए और इंसानों को देखा, तो उनका सबसे पहला सवाल क्या होगा? वो सवाल शायद यही होगा कि क्या अब तक इन्हें इवोल्यूशन समझ में आया? अब इवोल्यूशन के सच होने का भी बड़े लोगों की बड़ी धारणाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको लेके कोई डिबेट नहीं है। दुनिया में ऐसा एक भी जेन्युइन साइंटिस्ट नहीं है जो इवोल्यूशन को डाउट करता है। ये एक मैथमेटिकल सच्चाई है। मैथमेटिकल सच्चाई का क्या मतलब है? ये वैसी ही सच्चाई है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हों और उनमें से 4,000 खो जाए तो आपके पास 6,000 बचेंगे। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, 8 या 9,000 नहीं बच सकते, बचेंगे तो केवल 6,000। अब इवोल्यूशन मैथमेटिकल सच्चाई कैसे है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। हम मान लें कि शहर की किसी हिस्से में एक सड़क है जो बड़ी ही चिकनी है। वहां 2 किस्म के कीड़े हैं, एक लाल रंग के, दूसरे काले रंग के। लेकिन जो काले रंग के कीड़े हैं वो सड़क पर नहीं चल सकते हैं, सड़क के चिकनी होने के कारण। अब जो कीड़े सड़क पर चल सकते हैं वो सड़क पर जाते हैं और सड़क पर जो गाड़ियां आ रही हैं वो उन्हें कुचल कर चली जाएंगी। अब हम मान लेते हैं कि जो कीड़े सड़क पर जाते हैं उनमें 50% कुचल कर मर जाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव एज में जाने के पहले ही। तो हम देखेंगे कि अगली ही जनरेशन में इन कीड़ों की संख्या आधी होकर रह जाएगी, अगले एक जनरेशन में और आधी हो जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखेंगे कि इनकी संख्या एक खास रेशो में दबकर रह जाएगी। यही है इवोल्यूशन। ये प्योर मैथमेटिक्स है जो कि ध्रुव सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आखिर लोग इसे नकारते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये इंसानों के जो सबसे गहरे, सबसे फंडामेंटल धारणाएं हैं उस पर चोट करता है। दुनिया के हर सोसाइटी में ऐसी कहानियां फैली थी कि कैसे उनके भगवान ने इंसान और दूसरे जानवरों की रचना की, कैसे इंसान खास है, कैसे उनके भगवान खास है। अब इवोल्यूशन इन धारणाओं पे एक गहरा प्रहार करता है। हमने यूरोप की 30 इयर्स वॉर की कहानी देखी, जहां पर लोग हजारों साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। अब ज्यादातर लोग इवोल्यूशन को मानते हैं और किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करते। एक इंपॉर्टेंट स्टडी है कि दुनिया के जितने अमीर देश हों, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी हो या स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो या दूसरे अमीर देश जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहां लोग इवोल्यूशन को मानते हैं। और दुनिया के जितने गरीब देश हों, चाहे वो अफ्रीका के मुमालिक हो या इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां लोग इवोल्यूशन को नहीं मानते। बदकिस्मती से हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि सब झूठ है, सब गलत है। ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी सोसाइटी अपने पुराने रूढ़िवादी धारणाओं को लेके जितनी ज़्यादा कंजर्वेटिव, जितनी ज़्यादा सख्त होती हैं, वो उतनी ही ज़्यादा वॉयलेंट, गरीब और बैकवर्ड है।
अब हमें फैसला करना है कि हमें किस खेमे में जाना है। वैसे इवोल्यूशन का भारतीय संस्कृति से कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है। इवोल्यूशन से आने वाला एक बड़ा आइडिया ये है कि दुनिया के सारे जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके पूर्वज एक ही थे। ये बात हिंदुस्तानी संस्कृति में शुरू से अंकित है। वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से शुरुआती पृथ्वी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिनके नतीजे शुरुआती जीवन के रूप बने। किस तरह से ये बढ़कर धागे का रूप लेने लगे जिन्होंने अपने आसपास एक शरीर बनाया। इन धागों को जीन कहा गया और ये आपस में मिलकर डीएनए बने। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन धागों का बनाया हुआ शरीर कॉम्प्लेक्स होता चला गया। कभी इस शरीर ने पेड़ पौधों का रूप लिया, कभी जानवरों का। अंत में इन धागों ने सोचने समझने वाले इंसान का निर्माण किया। इस पूरी कहानी को हम जल्द ही देखेंगे।